सीजी व्यापम हॉस्टल अधीक्षक भर्ती 2024 बाल मनोविज्ञान से 10 नंबर का प्रश्न आएगा, जिसमें से व्यक्तित्व अवधारणा एवं सिद्धांत इसके टॉपिक में है। बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस वीडियो में आपको क्या मिलेगा, देखिए इस वीडियो में आपको इसमें से व्यक्तित्व अवधारणा एवं सिद्धांत से संबंधित कंप्लीट नॉलेज मिलेगा। जैसे इसका व्यक्तित्व का सर्वप्रथम अवधारणा किसने दिया, अल्पोर्ट ने। इसमें जो इसका प्रकार है व्यक्तित्व के प्रकार, उसके बारे में जैसे क्रीचमर का है, कार्ल यूंग, इनका कंप्लीट नॉलेज मिलेगा। वैसे ही आपको मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, सिगमंड फ्रायड, इसके ईड, ईगो, सुपर ईगो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चेतन, अर्धचेतन मन, अचेतन मन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसको पूछता ही है। आपको जो इसका सिद्धांत है, सील गुड सिद्धांत, आल्पोर्ट, कैटल, आइजेंक, फिर मनोसामाजिक सिद्धांत, एरिक्सन, एडलर का व्यक्तित्व सिद्धांत, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इसमें से प्रश्न बनता ही है। इन सब का आपको पूरा कंप्लीट नॉलेज मिलेगा। अंत में आपको 30 MCQ प्रश्न मिलेगा इस प्रकार से, जैसे इरोस शब्द संबंधित है जीवन मूल प्रवृत्ति से, मरण मूल प्रवृत्ति से, भय मूल प्रवृत्ति से, प्राकृतिक मूल प्रवृत्ति से। व्यक्तित्व अवधारणा एवं सिद्धांत, देखिए आपको इस वीडियो में यह भी बताया जाएगा कि किस प्रकार से प्रश्न पूछता है एग्जाम में। तो यहाँ से देखिए, यहाँ आपके लिए इसमें देखिए व्यक्तित्व का आप ध्यान देंगे। व्यक्तित्व को आंग्ल भाषा में क्या कहते हैं, पर्सनालिटी, और इसको लैटिन भाषा में क्या कहेंगे, पर्सोना। इसको आप याद रखेंगे, एग्जाम में इसको पूछता है कि लैटिन भाषा में व्यक्तित्व को क्या कहेंगे, पर्सोना। और पर्सोना का अर्थ होता है मुखौटा, जिसका संबंध क्या है, बाह्य आवरण से है, मतलब बाहरी दिखावा। मुखौटा का मतलब बाहरी दिखावा से है। तो आपको क्या याद रखना है, लैटिन भाषा में व्यक्तित्व को क्या कहते हैं, पर्सोना। पर्सोना का मतलब क्या होता है, मुखौटा। देखिए यहाँ से पर्सोना शब्द से आशय व्यक्ति के पहनावे या वेशभूषा से है, जिसको धारण करके वह रंगमंच पर विशेष भूमिका अदा करता है। अतः पर्सनालिटी शब्द का शाब्दिक अर्थ व्यक्ति के बाह्य दिखावे से है। मुखौटा अथवा पहनावे द्वारा व्यक्ति का व्यक्तित्व वास्तविकता से भिन्न हो जाता है। इसलिए इस अर्थ में व्यक्तित्व को उसके बाह्य गुणों के आधार पर समझा जाता है। इस प्रश्न को देखेंगे, ये टेट में पूछा जा चुका है। आल्पोर्ट ने 1937 में सर्वप्रथम व्यक्तित्व को परिभाषित किया। व्यक्तित्व के प्रकार तो अलग अलग मनोवैज्ञानिक हैं, जिनके दृष्टिकोण से, देखिए मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग दृष्टिकोण के कारण व्यक्तित्व को भिन्न भिन्न प्रकार से वर्गीकृत किया है, जिनमें से प्रमुख वर्गीकरण निम्नवत है। तो यहाँ पर देखिए, यूनानी चिकित्सक हिप्पोक्रेट्स ने शारीरिक द्रवों के आधार पर व्यक्तित्व को निम्नवत 4 भागों में वर्गीकृत किया है। अब आपको क्या क्या याद रखना है, सबसे पहले कौन दिया प्रकार में, व्यक्तित्व के प्रकार में सबसे पहले किसने दिया, हिप्पोक्रेट्स ने। कहाँ के हैं, यूनान के हैं ये। और किस आधार पर, शारीरिक द्रवों के आधार पर। कितने भाग में बांटा, 4 भाग में। तो इन सबको आपको याद रखना है। अभी कौन कौन सा प्रकार है, पहला देखिए भाव शून्य, इसमें धीमे, निष्क्रिय, निरुत्साही, क्रोधी, दूसरा है क्रोधी तथा अति उत्तेजक स्वभाव, तीसरा है रक्तवर्ण, इसमें है आशावादी, क्रियाशील तथा प्रसन्नचित्त। उसके बाद है चौथा उदासीन, निराश, उदासीन तथा दुखी। तो भाव शून्य, क्रोधी, रक्तवर्ण, उदासीन, इसके प्रकार को याद रखना है। हिप्पोक्रेट्स ने शारीरिक द्रव के आधार पर इसको दिया है इसको। अगला है, जर्मन विद्वान क्रेचमर ने अपनी पुस्तक साइकी एंड कैरेक्टर में शारीरिक संरचना के आधार पर व्यक्तित्व को 3 भागों में वर्गीकृत किया है। ये इंपॉर्टेंट है, क्रेचमर, इसको याद रखेंगे। तो क्रेचमर कहाँ के विद्वान हैं, जर्मनी के, जर्मन के। और किस आधार पर दिया है, शारीरिक संरचना के आधार पर। व्यक्तित्व को कितने भाग में बांटा है, 3 भागों में बांटा है। इसको एग्जाम में पूछता ही है इसमें से, इसलिए याद रखेंगे। देखिए इसका पहला है आपका एस्थेनिक, इसमें क्या क्या है, कृशकाय या लंबकाय,
लंबे, दुबले, पतले तथा कमजोर। दूसरा है एथलेटिक, इसमें आएगा आपका पुष्टकाय, सुडौलकाय, सबल, मजबूत तथा सुगठित मांसपेशियां। तीसरा है पिकनिक, स्थूलकाय या गोलकाय, गोल मटोल, तोंदुल तथा नाटे आदि। इसमें से प्रश्न जैसे बनता है, जैसे आपको दे दिया रहेगा क्रेचमर का कौन सा क्रेचमर का दिया रहेगा वर्गीकृत किया है, जैसे लंबकाय, सुडौलकाय, गोलकाय, एक चौथा कुछ भी दे दिया रहेगा तो कौन सा नहीं है ऐसे पूछ देगा। तो ये तीनों आपको याद होना चाहिए, लंबकाय, सुडौलकाय, गोलकाय। अगला है सेल्डन ने भी शारीरिक रचना आधारित व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है। इनका है गोलाकार, आयताकार, लंबाकार। इनको आपको याद रखना है, तीन प्रकार का है, गोलाकार, आयताकार, लंबाकार, सेल्डन का। अगला है जर्मन मनोवैज्ञानिक कार्ल युंग ने अपना पुस्तक साइकोलॉजिकल टाइप्स में व्यक्तित्व को सामाजिक अंतःक्रिया के आधार पर निम्नवत 3 भागों में वर्गीकृत किया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। कार्ल युंग कहाँ के मनोवैज्ञानिक है? जर्मन के। पुस्तक साइकोलॉजिकल टाइप्स किस आधार पर? सामाजिक अंतःक्रिया के आधार पर। कितने भाग में बांटा है? 3 भाग में। इसमें से भी प्रश्न बनता है, देखिए इसमें क्या क्या है इसके प्रकार में, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी। तो प्रश्न पूछ देगा अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी को किसने दिया? तो कार्ल युंग ने। और इसको भी याद रखेंगे, जैसे अंतर्मुखी में क्या आएगा आपका? संकोची, एकांत प्रिय, आत्मकेंद्रित। बहिर्मुखी में वाक्पटु, लोकप्रिय, कुशल, सामाजिक। उभयमुखी में विकासोन्मुखी व्यक्तित्व। इन सब का आपको याद रखना है, इसमें से एग्जाम में पूछता है। यहाँ पर देखिए ये अंतर्मुखी को दिया है, इधर बहिर्मुखी को। तो अंतर्मुखी में है संकोची, लज्जाशील, चिंतित प्रवृत्ति, आत्मकेंद्रित, विनम्र स्वभाव, ईमानदार, असामाजिक, तर्क प्रभाव प्रधान। बहिर्मुखी में है वाक्पटु, चिंतामुक्त, लोकप्रिय, उत्तेजनात्मक स्वभाव, बेईमान, सामाजिक, अहमवादी। तो अंतर्मुखी और बहिर्मुखी में आपको अंतर याद रखना है। अगला है स्प्रेंजर ने अपनी पुस्तक टाइप ऑफ मैन में मूल्यों के आधार पर व्यक्तित्व को 6 भागों में वर्गीकृत किया है। तो देखिए यहाँ इसका पुस्तक क्या है? टाइप ऑफ मैन। किस आधार पर? मूल्यों के आधार पर। कितने भाग में बांटा है? 6 भाग में बांटा है। तो ये जितने भाग में वर्गीकृत किया है इन सबको आपको याद रखना है। जैसे इसमें दिया है सैद्धांतिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक और है कलात्मक। व्यक्तित्व के पक्ष गैरिसन तथा अन्य ने व्यक्तित्व के निम्न पक्ष बतलाए हैं: क्रियात्मक पक्ष, सामाजिक पक्ष, कारण संबंधी पक्ष, अन्य पक्ष। व्यक्तित्व की विशेषताएं, इसका विशेषता देखिए, सतत विकास, दृढ़ इच्छा शक्ति, सामाजिकता, सांवेगिक स्थिरता, एकता एवं समाकलन, नैतिकता, समायोजन, आत्मचेतना। व्यक्तित्व के सिद्धांत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना ही है कि कौन सा सिद्धांत किसने दिया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, इसके प्रतिपादक है सिगमंड फ्रायड। इसको आप याद रखेंगे, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया है? सिगमंड फ्रायड ने। सील गुड सिद्धांत, तो सील गुड सिद्धांत के प्रतिपादक है देखिए G.W. आलपोर्ट, R.B. कैटल, H.J. आइजेंग, पाल कास्टा तथा रॉबर्ट मैक्रे। तो सील गुड सिद्धांत को आप याद रखेंगे, प्रश्न में पूछ देगा निम्न में से कौन सा सील गुड सिद्धांत किसने नहीं दिया। तो देखिए ये चारों को आप याद रखेंगे, तो कोई भी दिया रहेगा, मान लो इसमें 3 दे दिया रहेगा, आलपोर्ट, कैटल, आइजेंग, चौथा कुछ दूसरा दे दिया रहेगा, तो क्या होगा आपको जो याद है ये चारों याद होना चाहिए, फिर वो अपने आप वो रॉन्ग हो जाएगा। एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मनोसामाजिक सिद्धांत किसने दिया ऐसा पूछ देगा, तो किसने दिया? एरिक्सन ने। फिर हार्नी का व्यक्तित्व सिद्धांत, कैरेन हार्नी। फ्रॉम का व्यक्तित्व सिद्धांत, एरिक फ्रॉम। एडलर का व्यक्तित्व सिद्धांत, एल्फ्रेड एडलर। तो इसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपका कौन कौन सा है? फ्रायड वाला है, सील गुड सिद्धांत है, एरिक्सन और एडलर। ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। सिगमंड फ्रायड मनोविश्लेषण सिद्धांत के प्रतिपादक थे। उनका सिद्धांत क्या है? गतिशील है, इसको याद रखेंगे। फ्रायड की व्यक्तित्व रचना ईड, इदम, अहम, परा अहम, अंग्रेजी में भी याद रखेंगे, ईड, ईगो, सुपर ईगो, और है चेतन, अर्धचेतन, अचेतन। इसमें से भी प्रश्न बनता है, प्रश्न दे दिया रहेगा चेतन, अर्धचेतन, अचेतन मन मतलब किसने दिया? तो किसने दिया है? सिगमंड फ्रायड ने। वैसे ही ईड, ईगो, सुपर ईगो किसने दिया? तो सिगमंड फ्रायड ने। तो इनको आप याद रखेंगे। फ्रायड के सिद्धांत का केंद्रीय तत्व अचेतन मानसिक क्रियाएं है। फ्रायड के अनुसार हमारे मन को निम्नवत 3 स्तरों में विभाजित किया जा सकता है। इनको डिटेल में थोड़ा याद रखेंगे। चेतन मन, हमारे मन का वह हिस्सा जो वर्तमान जानकारी से संबंधित है, अर्थात वे समस्त विचार, भावनाएं और कार्य जिसके बारे में हम अवगत हैं, वे उसी क्षण चेतन मन का हिस्सा है। अर्धचेतन मन, इसे पूर्व चेतन या अवचेतन मन भी कहते हैं। मन के इस हिस्से का संबंध उन सभी सूचनाओं से है जिनसे आप वर्तमान में तो अवगत नहीं हैं, परंतु यदि आप ध्यान दें तो अवगत हो सकते हैं। अचेतन मन, मन के इस अंतिम हिस्से का संबंध उन सामाजिक रूप से अस्वीकार्य जरूरतों, इच्छाओं, प्रेरणाओं तथा भावनाओं के संग्रहण से है जिनसे आप अनभिज्ञ हैं। को याद रखेंगे, चेतन मन को कॉन्शियस माइंड कहते हैं, अर्धचेतन मन को सबकॉन्शियस माइंड, अचेतन मन को अनकॉन्शियस माइंड। यहां पर देखेंगे, इसमें से प्रश्न बनता है ईड, इदम, यह व्यक्तित्व का प्राथमिक पहलू है जो पूर्णतः अचेतन है। ईड वाला क्या है? पूर्णतः अचेतन है। फ्रायड के अनुसार यह अंधी प्रवृत्तियों का समूह है। इसकी कोई तार्किक व्यवस्था नहीं है तथा साथ ही यह नीतिहीन भी है। यह दर्द से बचने और आनंद लेने के लिए सुखेप्सा, सुखवादी प्रवृत्ति पर आधारित है। इसका उद्देश्य सामाजिक और नैतिक मूल्यों पर विचार किए बिना तत्काल रूप से आवश्यकता को पूरा करना है। इसकी 2 चालक ऊर्जाएं हैं जो निम्नवत है। देखिए, इसमें से प्रश्न बनता है, यहाँ दूसरा दिया ईदम का 2 है, इरोस और थानाटोस। तो इरोस का जो है मतलब जीवन शक्ति से संबंधित है और थानाटोस मृत्यु बल से संबंधित है। इसमें से प्रश्न बनता है, इसको याद रखेंगे, इरोस और थानाटोस। इरोस जीवन शक्ति से संबंधित, थानाटोस मृत्यु बल से संबंधित। ग्रीक पौराणिक कथाओं में इरोस प्रेम के देवता थे। इरोस हमारे जीवन के सहज ज्ञान और उत्तरजीविता के लिए जिम्मेदार है, जिसमें यौन इच्छा, प्रजनन इच्छा और दर्द से बचाव आदि शामिल है। जबकि थानाटोस हिंसा, आक्रामकता तथा नफरत जैसी नकारात्मक भावनाओं के लिए जिम्मेदार है, जिसका उद्देश्य हमें मौत और विनाश की ओर चालित करके इरोस के चालन को संतुलित करना है। जबकि व्यक्तित्व में इदम हावी होता है तो व्यक्ति अधिक आवेगी हो जाता है। ऐसे लोग स्थिति परिस्थिति के इतर वही करते हैं जो वे करना चाहते हैं। अहम, ईगो। फ्रायड के अनुसार अहम उस इदम का हिस्सा है जिसे बाहरी दुनिया के प्रत्यक्ष प्रभाव द्वारा संशोधित किया जाता है। यह वास्तविकता के सिद्धांत पर आधारित है। इसको याद रखेंगे, अहम, ईगो जो है किस पर आधारित है? वास्तविकता के सिद्धांत पर आधारित है। व्यक्तित्व का यह हिस्सा इदम से निकलता है, जिसका मुख्य उद्देश्य इदम की आवेगी जरूरतों और इस दुनिया की वास्तविकता के मध्य संतुलन बनाना है। यह व्यक्तित्व का आंशिक रूप से चेतन तथा विवेकपूर्ण हिस्सा है जो विचारों तथा व्यवहारों को नियमित करता है। यदि अहम इदम की आवेगी मांगों और इस दुनिया की यथार्थवादी मांगों के बीच संघर्ष को हल करने में सक्षम नहीं होगा तो यह चिंता और तनाव के विकास को जन्म देगा।
परा अहम, सुपर ईगो, यह व्यक्तित्व का पूर्णतः चेतन और नैतिक पक्ष है। यह पैतृक तथा सामाजिक मूल्यों का आंतरिक प्रतिनिधित्व करता है। यह इदम के आवेगी आग्रह को नियंत्रित करता है और केवल यथार्थवादी व्यवहार के इतर नैतिक रूप से उचित व्यवहार चुनने के लिए अहम पर दबाव डालता है। यह व्यक्तियों के व्यवहारों को सही अथवा गलत या अच्छा अथवा खराब के रूप में बताता है। फ्रायड के अनुसार हमारे परा अहम में दो प्रणालियां शामिल है जो निम्नवत है। इसको याद रखेंगे, पराहम का अंतःकरण, आदर्श स्व। अंतःकरण में आएगा नकारात्मक पक्ष, आदर्श स्व में सकारात्मक पक्ष। फ्रायड के विकास की मनोलैंगिक अवस्थाएं, प्रश्न बनता है मनोलैंगिक अवस्थाएं किससे संबंधित है, तो फ्रायड से। काम प्रवृत्ति, तो इसमें जीवन मूल प्रवृत्ति और मृत्यु मूल प्रवृत्ति। काम प्रवृत्ति लैंगिक ऊर्जा जिसके विकास पर बल देते हुए फ्रायड ने 5 मनोलैंगिक अवस्थाएं बताई है। कितना? 5 मनोलैंगिक अवस्थाएं, जिसको पंच अवस्था सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर देखिए आपको इसमें क्या क्या याद रखना है। अब इन सबको याद रखना है, जैसे ये 5 अवस्था बताया है तो इसका जो इसमें आपको याद रखना है, इसका जो जैसे मुखावस्था है, पहला मुखावस्था में आपको इसको रखना है जन्म से 2 वर्ष तक, टाइम को याद रखना है, किस वर्ष से किस वर्ष तक, और काम इच्छा है होठ चूसना। दूसरा है गुदावस्था, 2 से 3 वर्ष तक, काम इच्छा है मलमूत्र निष्कासन। इन सबको आपको याद रखना है। तीसरा है शिश्नावस्था, 3 से 5 वर्ष तक, काम इच्छा गुप्तांग छूना। चौथा है सुसुप्तावस्था, 6 वर्ष से 13 वर्ष तक, काम इच्छा है दमित या सुप्त, सामाजिक दबाव कारण विलंबता अवस्था। 5वां है जन्नेन्द्रियावस्था, 13 वर्ष से वयस्क होने तक, काम इच्छा है इसका परिपक्व रुचि, दिवा स्वप्न तथा समलैंगिक रुचि, स्थायी जुड़ाव अवस्था। तो आपको इसके टाइम को याद रखना है, किस वर्ष से किस वर्ष तक कौन सा अवस्था आता है। सील-गुड़ या विशेषक सिद्धांत। सील-गुड़ व्यक्ति के व्यवहारों की ऐसी विशेषता है जो विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में प्रकट होती है। वे लाक्षणिक प्रवृत्तियां जो व्यक्तित्व की विशेषता बताती है सील-गुड़ कहलाती है। अल्पोर्ट के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति में विभिन्न मात्राओं में अनेक सील-गुड़ होते हैं और इन सील-गुड़ों का संगठन एक निश्चित प्रकार का होता है। इसको याद रखेंगे आप लोग। सील-गुड़ सिद्धांत, अल्पोर्ट का सील-गुड़ सिद्धांत, GW अल्पोर्ट, कैटल का सील-गुड़ सिद्धांत, RB कैटल, आइजेंक का जैविक सील-गुड़ सिद्धांत, HJ आइजेंक, व्यक्तित्व का पंचकारक मॉडल, पाल कास्टा तथा रॉबर्ट मैक्रे। तो सील-गुड़ सिद्धांत में ये चारों ही आएंगे, इन चारों को याद रखना है। अल्पोर्ट का सील-गुड़ सिद्धांत, गार्डन अल्पोर्ट, कैटल का सील-गुड़ सिद्धांत, रेमंड कैटल, इसमें आपको इंपॉर्टेंट याद रखिए, कैटल ने अपने विश्लेषण के आधार पर 16 प्राथमिक अथवा मूल सील-गुड़ की जानकारी प्राप्त की है। उन्होंने व्यक्तित्व के मूल्यांकन के लिए अपने सहकर्मियों एबर तथा तस्तुओका के साथ एक परीक्षण भी विकसित किया, जिसे बाद में 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली 16 PF के नाम से जाना गया। ये इंपॉर्टेंट है, 16 PF किसने दिया, तो कैटल ने दिया। इसको याद रखेंगे, 16 PF इंपॉर्टेंट है। आइजेंक का जैविक सील-गुड़ सिद्धांत, तो कैटल के समकालीन व्यवहारवादी HJ आइजेंक ने व्यक्तित्व को सील-गुड़ संप्रत्यय के रूप में प्रस्तुत किया है। इनका व्यक्तित्व का आयाम है, देखिए अंतर्मुखता बनाम बहिर्मुखता,
तंत्रिका तापिता बनाम सांवेगिक स्थिरता, मनस्तापिता बनाम सामाजिकता। व्यक्तित्व का पंचकारक सिद्धांत किसने दिया है? पॉल कॉस्टा तथा रॉबर्ट मैक्रे। इसमें देखिए ओशियन, ये ओशियन का पूर्ण रूप इसमें दिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत। एरिक्सन ने अपनी पुस्तक में चाइल्डहुड एंड सोसाइटी में मनोसामाजिक अहम विकास की 8 अवस्थाओं का वर्णन किया। कितना अवस्था? 8 अवस्था। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखेंगे अच्छे से। देखिए इनका 8 अवस्था है, तो यहाँ पहला दिया है शैशवावस्था। अब आपको इसको याद रखना है, शैशवावस्था तो में क्या है? विश्वास बनाम अविश्वास। जन्म से 2 वर्ष परिणाम आशा, तो सबको आपको याद रखना है। शैशवावस्था में क्या है? विश्वास बनाम अविश्वास, जन्म से 2 वर्ष परिणाम आशा। दूसरा है प्रारंभिक बाल्यावस्था, इसमें है आपका स्वतंत्रता बनाम शर्म संदेह, 2 वर्ष से 3 वर्ष परिणाम इच्छा शक्ति। तीसरा है खेल की अवस्था, पहल बनाम अपराध बोध, 3 वर्ष से 5 वर्ष परिणाम उद्देश्य। इस प्रकार इसको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये। चौथा है विद्यालयी अवस्था, परिश्रम बनाम हिंता, 5 वर्ष से 12 वर्ष परिणाम सक्षमता। पांचवा है किशोरावस्था, पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति, 12 वर्ष से 18 वर्ष परिणाम निष्ठा। छठवा है अल्प वयस्कता, आत्मीयता बनाम एकाकीपन, 18 वर्ष से 40 वर्ष परिणाम प्रेम। सातवां है मध्य वयस्कता, प्रजनन बनाम निश्चितता, 40 वर्ष से 65 वर्ष परिणाम देखभाल। आठवां है परिपक्वता, अहम संपूर्णता बनाम निराशा, 65 वर्ष से मृत्यु तक परिणाम बुद्धिमता। इसको आपको अच्छे से याद रखना है, कंप्लीट इसका जो अवस्था है वो, और जो टाइम है कितने वर्ष से कितने वर्ष तक, और उद्देश्य इसका परिणाम। हार्नी का व्यक्तित्व सिद्धांत, देखिए कौन है? महिला मनोवैज्ञानिक कैरेन हार्नी। फ्रॉम का व्यक्तित्व सिद्धांत, इसके मनोवैज्ञानिक है एरिक फ्रॉम। देखिए उन्होंने निम्न 5 प्रकार के सामाजिक चरित्रों का उल्लेख किया है: ग्रहणशील, विपणन, शोषणशील, संचयशील, उत्पादक। इसको याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। एडलर का व्यक्तित्व सिद्धांत, इस सिद्धांत का प्रतिपादन फ्रायड के शिष्य एल्फ्रेड एडलर ने किया है। इन्होंने फ्रायड कौन सा? व्यक्तित्व मनोविज्ञान की स्थापना की। देखिए परीक्षोपयोगी प्रश्न है। पहला प्रश्न दिया है, आप इतने एमसीक्यू कर लेंगे, 30 प्रश्न है, आपको प्रश्न समझ में आ जाएगा किस प्रकार से प्रश्न एग्जाम में पूछता है। पहला प्रश्न है, व्यक्तित्व व्यक्ति के अंतर्गत उन मनोशारीरिक
गुणों का गतिशील संगठन है जो पर्यावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करते हैं, उक्त परिभाषा देने वाले हैं। तो इसका उत्तर है G.W. आलपोर्ट। अगला प्रश्न है, व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन जो उसके पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है कहलाता है। तो इसका उत्तर है व्यक्तित्व। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व विकास की अवस्था है। इसका उत्तर है अधिगम एवं वृद्धि। अगला प्रश्न है, मानव व्यक्तित्व परिणाम है। इसका उत्तर है आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप है। इसका उत्तर है मनोवैज्ञानिक शारीरिक। अगला प्रश्न है, बाह्य आभास के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन कहा जाता है। इसका उत्तर है सतही दृष्टिकोण। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है पर्यावरण के साथ, जीवन के साथ, प्रकृति के साथ, ये सभी। इसका उत्तर है ये सभी। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया। तो बताया था ना, जो व्यक्तित्व का प्रकार है तो उसमें सबसे पहले प्रकार वाला वर्गीकरण किसने दिया प्रकार में। इसका उत्तर है हिप्पोक्रेट्स ने। जो बताया था ना, पहले हिप्पोक्रेट्स आया, फिर क्रेचमर आया, फिर सेल्डन आया, उसके बाद कार्ल यूंग आया, ऐसे क्रम से आया था। तो वैसे पहले इसका उत्तर हो जाएगा हिप्पोक्रेट्स, प्रकारात्मक वर्गीकरण। अगला प्रश्न है, क्रेचमर ने व्यक्तित्व को निम्न में से किस प्रमुख प्रकार में वर्गीकृत किया है। तो क्रेचमर का जो व्यक्तित्व का प्रकार था, देखिए उसमें क्रिस का है, दुर्बल, सुडौल का है, गोल का है। तो उसमें सब था, उपयुक्त सभी। तो इसका उत्तर आएगा उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, किसने व्यक्तित्व को लंबकाय, सुडौल काय तथा गोल काय में वर्गीकृत किया। तो अभी पढ़े जस्ट, इसका उत्तर क्या होगा क्रेचमर। अगला प्रश्न है, थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है। तो थॉर्नडाइक का है, तो इसका उत्तर है चिंतन और कल्पना। अगला प्रश्न है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया है। तो इसका आएगा यूंग, कार्ल यूंग ने किया है। अगला प्रश्न है, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण रिक्त स्थान द्वारा किया गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। तो इसका उत्तर है यूंग। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व में अंतर्मुखी और बहिर्मुखी की संकल्पना सेम है, वही यूंग आएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा लक्षण अंतर्मुखी व्यक्तित्व का नहीं है। तो अंतर्मुखी का पूछ रहा है, तो अंतर्मुखी वाले नहीं पूछ रहे हैं ना। तो अंतर्मुखी वाले आत्म केंद्रित होते हैं, रूढ़िवादी होते हैं, दब्बू होते हैं। अंतर्मुखी मतलब वो सामाजिक नहीं होते अंतर्मुखी वाले, बहिर्मुखी वाले सामाजिक होते हैं। अगला प्रश्न है, एक उभयलिंगी व्यक्तित्व। इसका उत्तर है में आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन होता है। उभयमुखी है तो दोनों आ जाएगा। अगला प्रश्न है, मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत के प्रवर्तक है। तो मनोविश्लेषण का क्या आ जाएगा आपका सिगमंड फ्रायड।
अगला प्रश्न है मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में से किसने महत्व दिया? तो मनोलैंगिक विकास, इसका उत्तर होगा फ्रायड, सिगमंड फ्रायड। अगला प्रश्न है रिक्त स्थान के अनुसार इदम, अहम तथा पराहम व्यक्तित्व के 3 घटक है, तो किसने दिया है? सिगमंड फ्रायड ने। अगला प्रश्न है इरोस शब्द संबंधित है, तो इसका उत्तर होगा इरोस का किससे संबंधित है? जीवन मूल प्रवृत्ति से, और थानाटोस का मरण मूल प्रवृत्ति से। अगला प्रश्न है अहम निर्देशित होता है, तो इसका उत्तर है वास्तविकता सिद्धांत द्वारा। इसको बताया था, अहम निर्देशित होता है वास्तविकता सिद्धांत द्वारा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन वास्तविकता से संबंधित है? तो सेम है, वास्तविकता से संबंधित कौन है? अहम। अगला प्रश्न है फ्रायड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकीकरण रिक्त स्थान में होता है, तो मूल्यों का आंतरिकीकरण किस में होता है? परा अहम में। अगला प्रश्न है निम्न में से किसे व्यक्तित्व की नैतिकता वाली भुजा कहेंगे? तो इसका उत्तर है परा अहम, सुपर ईगो। अगला प्रश्न है मनोलैंगिक विकास में सुप्तावस्था का वर्ष अंतराल संबंधित है, तो सुप्तावस्था का आएगा, इसका उत्तर है 6 वर्ष से यौवन तक। अगला प्रश्न है कौन व्यक्तित्व के गुण सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो गुण सिद्धांत में कौन कौन है आपका? आल्पोर्ट, आइजेंग, कैटल, और एक और था, तो इसमें कौन नहीं आएगा? फ्रायड, क्योंकि फ्रायड का कौन सा है? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है। अगला प्रश्न है विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन रिक्त स्थान ने किया है, तो मनोसामाजिक सिद्धांत, तो इसका उत्तर क्या है? एरिक्सन, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, मनोसामाजिक सिद्धांत एरिक्सन। अगला प्रश्न है व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया है? तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत, इसका उत्तर है बंडूरा और वाल्टर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से पर्यावरणीय कारक व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं? सामाजिक कारक, सांस्कृतिक कारक, आर्थिक कारक, सभी विकल्प सही है, तो इसका उत्तर है सभी विकल्प सही है। अंतिम प्रश्न है हमारा व्यक्तित्व रिक्त स्थान के परिणाम स्वरूप विकसित होता है, आनुवंशिक प्रभाव, पर्यावरणीय प्रभाव, ए और बी दोनों, तो इसका उत्तर है ए और बी दोनों। तो एग्जाम के दृष्टिकोण से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए बहुत ही ध्यानपूर्वक इसका अध्ययन करें। जो काम का चीज़ रहता है उसको आपको ज़्यादा याद रखना है,